तो मित्रों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है FeS प्लस CuSO4 प्लस Cu प्लस FeSO4 उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया। आपको बताना है क्या ये संयोजन है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। मित्रों जो आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि जो उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, जो रासायनिक समीकरण ऊपर दिया हुआ है, इसमें से आपकी कौन सी अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया है, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन है या विस्थापन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो गई। मित्रों आपको बताया था मैंने, जो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन जो होती है जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक भागों में हो जाता है तो वियोजन अभिक्रिया। मित्रों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। आपको बताना है जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है इसमें क्या प्रयोग होता है। क्या AgCl या PbNO32 या FeSO4 या फिर आपका डी है CaCO3। मित्रों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, AgCl। आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100% सही। ए विकल्प आपका सही है। दूसरे क्वेश्चन का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि 90-95% अंक चाहिए तो हमारी क्लास को पर डे ऐसे ही देखते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है तो उस तत्व का नाम आपको बताइए। उस तत्व का नाम आपको बताना है क्या है। एक भूरे रंग की चमकदार तत्व है कोई, उसे वायु में रखते हैं तो वो गर्म होकर काला हो जाता है तो वह क्या है। कॉपर है क्या, जिंक है, सल्फर है या इनमें से कोई नहीं। उस तत्व का नाम आपको बताना है जो काला पड़ जाता है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि भूरे रंग का वह चमकदार तत्व जो X है उस वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है तो उस तत्व का नाम है आपका कॉपर। इस प्रकार आपका तीसरे क्वेश्चन का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, कॉपर। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है मित्रों, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। ऑप्शन है क्या 0 होता है, क्या 7 होता है या फिर आपका 7 से कम या फिर 7 से अधिक। सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान आपको मित्रों बताना है। तो मित्रों है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 7 से कम। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो pH मान मित्रों होता है वह 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई विलयन है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा। नीले लिटमस को लाल करने वाला पहले तो मित्रों आपको बताना है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7 या फिर 8 या फिर 10। उसका pH मान क्या होगा। जो नीले लिटमस को लाल कर देता है मित्रों उसका pH मान क्या होगा। तो मित्रों एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह आपका अम्ल जो होते हैं 7 से कम होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए 6 सही हो जाएगा क्योंकि वह अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का, शुद्ध जल का pH मूल्य है। आपको बताना है इनमें से शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 7 या फिर डी आपका है 14। जल्दी से कमेंट करके बताएं शुद्ध जल का pH मान मित्रों कितना होता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 7 सी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध जल जो होता है मित्रों वह आपका उदासीन होता है, इसलिए 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 कह रहा है छावन सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या होता है। जो छावन सोडा होता है बच्चों उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है NaHO3 या फिर Na2CO3 या 10H2O या फिर CaCl2 या फिर
NaOH। छावन सोडा का रासायनिक नाम सूत्र आपको बच्चों बताना है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। ये आपका सावन सोडा का रासायनिक नाम है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ठंडे तनु अम्ल से, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। डॉट डॉट क्या है वो है जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन आपके सामने सिलिका, कॉपर, जिंक या फिर कार्बन। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक। जिंक जो है मित्रों वह ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर सी यानी कि जिंक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं Ag, B Na, C Al और D आपका Cu। चारों विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करें। ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो बनाता है बच्चों वो है आपका सोडियम बनाता है, इसलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी Na हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन का आंसर आपका बी सोडियम Na सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है लोहा। निम्न में से कौन सी धातु बच्चों ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा यानी कि आपको बताना जो गर्म होती है, कुचालक तो मित्रों है आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी सीसा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मैथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों। असंतृप्त यौगिक है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर सी एथिलीन है। सी क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर यकृत स्रावित करता है। आपको बताना है यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पित्त रस या ऑप्शन डी अग्नाशयिक रस। यकृत स्रावित करता है तो मित्रों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी पित्त रस। यकृत जो मित्रों जो यकृत आपका है वो पित्त रस स्रावित करता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपर्युक्त सभी। 100 पोषी पोषण के लिए मित्रों क्या आवश्यक होता है। चारों विकल्पों में से आपके चारों के चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको बताना है द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। क्या जड़ों में,
क्या रंध्रों में, बातरंध्रों में या फिर उपरोक्त सभी में द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, बातरंध्रों में। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्रों में। द्वार कोशिकाएँ जो पाई जाती हैं बच्चों, वह आपकी रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। पादप में जाइलम का कार्य होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं मित्रों, इसमें आपका जाइलम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन। ऑप्शन बी, जल का संवहन। ऑप्शन सी, भोजन का संवहन। ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल का संवहन। पादप में जो बच्चों आपका जाइलम का कार्य होता है वो जल का संवहन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। जो आपका फ्लोएम होता है मित्रों, वो भोजन का संवहन करता है। जाइलम जो है आपका जल का संवहन करता है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में कायक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़ या फिर आपका प्रकलिका। तो मित्रों सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, तना। पौधों में कायिक प्रबंधन के लिए बच्चों आपका अनुकूल होता है जो तना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो मित्रों आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो शुक्रवाहिका जो बच्चों है वह आपका अंडाशय का भाग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आपका हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण है। आपको बताना है समजात अंग का उदाहरण में से कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपद, हमारे हाथ तथा कुत्ते की अग्रपद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भुजतारी, या इनमें से उपर्युक्त सभी। समजात अंग का उदाहरण बच्चों आपको बताना है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपयुक्त सभी। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद भी हैं, हमारे दांत तथा हाथी के दांत भी हैं, आलू एवं घास की ऊपरी भुजतारी भी है। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। जो वैज्ञानिक है मेंडल, इनके अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, या स्मॉल टी या स्मॉल या कैपिटल टी। लंबे पौधे का जीन। तो मित्रों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल टी। 19वें का ऑप्शन आप 19वें का क्वेश्चन आंसर मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन बच्चों ए ऑप्शन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आपको बताना है मानव में गुणसूत्रों की संख्या मित्रों कितनी होती है? क्या 42 होती है, क्या 44 होती है, क्या 46 होती है, या फिर 48? मानव में गुणसूत्रों की संख्या मित्रों 23×2 यानी कि 46 होती है। 20वें क्वेश्चन का आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 46 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, XX या फिर Y या फिर D, X। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, X और Y। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है मित्रों वो है आपका XY होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपके, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है।
समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो मित्रों सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 1। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 होता है, इसलिए पहले 22वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है आपके सामने ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी है आपका 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका सूत्र होता है आर बराबर एफ बटे टू, एफ इंटू टू, आर बराबर एफ इंटू टू। इस प्रकार आपका 10 दूना 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर मित्रों आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या शून्य होती है, क्या अनंत होती है, क्या 20 सेंटीमीटर होती है या माइनस 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर या माइनस 25 सेंटीमीटर होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मित्रों वह आपकी कितनी अनंत होती है। 24वें का आपका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, अभिष्ट संबंध है। 25 सेंट एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसका संबंध का सूत्र आर बराबर एफ बटे टू, आर बराबर एफ इंटू टू, आर बराबर एफ या आर बराबर 4f। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर बराबर 2f। आपका सही हो जाएगा आर बराबर 2f। आर बराबर 2f और एफ बराबर होता है आर बटे 2। दूसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा आर बराबर 2 है। 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक बच्चों क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और आपका मिलीमीटर भी होता है।